हेलो क्लास 10th एंड आयुष स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कराया था 1857 और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में मैंने छोड़ दिए थे और वो पूरा चैप्टर करा दिया था, ठीक है। जिसमें मैंने ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताया था, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त क्या है, इन सब पे हमने बात की थी। मगर मैंने उसके 6 क्वेश्चन बोले थे कि आप घर से करके आना और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो आप घर से तो आप लोगों ने किया होगा नहीं किया होगा मालूम नहीं, बट अब मैं इसको लेकर आया हूँ और ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ, ठीक है। गारंटी है कि इसमें से ये 6 क्वेश्चन में से गारंटी है कि आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं, ठीक है। पूरे मतलब पूरे चांस हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में किसान और आदिवासी समूहों द्वारा विरोध आंदोलनों के 2 कारणों को चिन्हित करें, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था 2 कारण, ठीक है। और फिर अब हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए हैं। जिस भी बच्चे को इसकी PDF चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज करके, जो कॉर्नर में दिख रहा है, आप व्हाट्सएप से भी मांग सकते हैं हमसे, ठीक है। इसके अलावा पेड कोर्सेज चल रहा है और जो भी आपको डाउट है आप कॉर्नर में जो नंबर दिया गया है उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो पहला टॉपिक जो था, पहला क्वेश्चन जो था उसमें है भारत में किसान और आदिवासी समूहों द्वारा विरोध आंदोलनों के 2 कारणों को लिखना है, ठीक है। तो पहला कारण तो है कि अत्यधिक करों का बोझ, ठीक है। अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए भारी करों से किसानों और आदिवासियों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा था कि अंग्रेज़ों को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, जिससे वो आर्थिक समृद्धि अपनी चाहते थे और जिसके कारण जो आम किसान थे और आदिवासी थे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कहर आ चुका था और जिसके कारण उन्होंने विद्रोह का एक रास्ता चुना और उस विद्रोह से उन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार परेशान किया, ठीक है। सेकंड आता है कि जमींदारों और महाजनों का शोषण, ठीक है। जमींदार और महाजन किसान और आदिवासियों का शोषण करते थे, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती थी। मैंने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि आदिवासी जो थे ना, वो डायरेक्ट तो वो मिलते नहीं थे अंग्रेज़ों से, तो उनके बीच में जो रास्ता बनाते थे वो कौन थे? जमींदार लोग थे। और जमींदारों के रास्तों से ही कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता था उन पर अत्याचार करने का, ठीक है। समझ में आ गया। तो जमींदारों और महाजनों का शोषण करना ये भी एक कारण बन जाता है। एंड द थर्ड इज़ वन अधिकारों का हनन। अंग्रेज़ों ने वनों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिससे आदिवासियों के जीविकोपार्जन पर असर पड़ा, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 18th सेंचुरी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद एक दौर आया जिसके तहत अंग्रेज़ों ने बोला कि इतनी सारी, मतलब 60% जंगल था हमारे इंडिया में और उस जंगलों से उन्होंने बोला कि इससे तो हमें कुछ मिल ही नहीं पा रहा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ढेर सारे जानवरों को मारा, उनकी स्किन को बेचा और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, वहाँ के पेड़ों को काटा और उन पेड़ों को काटा, ठीक है। पेड़ों को काटने के बाद उन्होंने इसका भी व्यापार किया, पेड़ों का लकड़ियों का जो व्यापार होता है। और उसके बाद उन्होंने रेलवे बनवाई, तो रेलवे में भी कितने हज़ार स्लीपर एक रेल में लगते हैं आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो बहुत सारा, मतलब उन्होंने पूरी तरह से जंगलों का शोषण करना शुरू कर दिया और जंगलों को कुछ हिस्सों में बांट दिया और वो भी अपनी संपत्ति समझ के, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने 2 कारण बताने थे मगर हमने 3 कारणों पर बात की है, ठीक है। मगर चौथा कारण भी है धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं का अपमान, ठीक है। तो ये रहा, देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं के बारे में हमने पहले भी बोला था। तो हमने पहले भी बोला था धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान का। इसके अंदर हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को लेकर ईसाई बनाने के लिए कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई में तब्दील करने की कोशिश की और हमारे धर्म के अंदर भी हस्तक्षेप उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फूट डालो और राज करो की नीति को स्पष्ट कीजिए। 30 शब्दों में बताना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, तो 30 शब्द लिखे हुए कोई बात नहीं, बट आपको पॉइंट्स अगर 3 क्लियर है ना, तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी कर लीजिए, आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। तो 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर वो 30 शब्द बोले, 40 बोले, तो 4 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ब्रिटिशों ने विभिन्न धर्म, जातियों और क्षेत्रों के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर दिया, ठीक है। यानी उन्होंने क्या हुआ, पहले तो जातिवाद में लोगों को बांटना शुरू कर दिया ताकि जातिवाद के कारण ये लोग यूनिटी में आ ही ना पाए। आज भी देखो इंडिया के अंदर जातिवाद इतना फैल चुका है कि देश डेवलप तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि डेवलप तब होगा ना जब ये जातिवादों से दूर निकले, ठीक है। मगर जातिवाद ही इतना देखने को मिलता है हमें,
तो कहाँ ये अलग होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे देश में एकता की भावना को कमज़ोर किया गया और ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में आसानी हुई, ठीक है। अगर सब एकजुट होकर आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इससे ये होता है कि भाई जो अंग्रेज़ है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। मगर अंग्रेज़ों ने सोचा कि पहले इनको तोड़ के रखते हैं, और तोड़ के रखेंगे तो सारे के सारे एक साथ आ नहीं सकते और हमारा जो शासन है वो ज़्यादा समय तक चल पाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने का यही एक जरिया था जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करें या जातिवाद करें, ठीक है। तो ये था इनका फूट डालो और शासन करोगी नीति, और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है, तो इस पर तो आप लोग डबल स्टार डाल लीजिएगा। मैंने तो खुद डबल स्टार डाला हुआ है। ये देखिए डबल स्टार का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन डबल स्टार हैं तो उसका मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपके पेपर में आ सकता है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो सेकंड एक्सरसाइज का है। देखिए पहले वाले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थे, अगर आपने बुक ओपन कर रखी होगी तो, ठीक है, और दूसरी वाली एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, तो ये दूसरी वाली एक्सरसाइज का है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने जीवनों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो देखिए पहला तो है कि अत्यधिक कर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर उन्होंने लिया, ठीक है। दूसरा है जमींदारों और महाजनों का शोषण, ठीक है, मैंने बताया था, ये अभी ऊपर वाले 2 पॉइंट दोबारा रिपीट हो गए। इसके बाद है भूमिहीनता की समस्या। भूमिहीनता की समस्या का मतलब है कि आम लोगों के पास भूमि तो है ही नहीं, ठीक है, ज़मीन तो है ही नहीं, तो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है, भूमिहीनता की समस्या, ठीक है। एंड द लास्ट इज कृषि उत्पादन में गिरावट। जब कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी तो आम किसानों का जीवन तो ऑब्वियस सी बात है प्रभावित हो गई होगा, और बहुत ज़्यादा लेवल पे होगा, बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कितने सारे अकाल पड़े थे जिससे किसानों की ज़िंदगी एक बहुत दयनीय बन के रह गई थी, ठीक है। और उसके अंदर कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता था, और हेल्प भी करता था तो वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट ही ढूंढता था, ठीक है। और ऐसे में कई किसानों ने अपनी ज़मीनें जो थी वो या तो साहूकारों के हवाले कर दी, ज़मींदारों के हवाले कर दी, या अंग्रेज़ों के हवाले कर दी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त के बीच में भेद बताएं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, चलिए दोबारा बात करते हैं, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि का मालिक बनाया गया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको पहले कहा था कि अंग्रेज़ों ने क्या कहा, अंग्रेज़ों ने बोला देखो ऐसा करो, जमींदारों को बुलाया, बोला देखो आप तो पहले से ही गांव के माई बाप हैं, तो आप पूरी तरह से अब बाप बन के रहिए, आप ऐसा कीजिए 200-250 गाँव पे अपना कब्जा रखिए, वहाँ से टैक्स वसूलिए और उसमें से 70% हमको दे दीजिए और 30% खुद रखिए, ठीक है, बाकी एंजॉय कीजिए, ठीक। अब अंग्रेज़ों के सामने कोई ऑप्शन तो था नहीं जमींदारों के पास, तभी जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने बोला कोई बात नहीं हम स्थायी बंदोबस्त, क्योंकि देखिए अगर जमींदार नहीं मानते तो कोई दूसरा जमींदार उनकी जगह पे आ जाता, तो हर जमींदार जो चाहता था कि वो अंग्रेज़ों के अंडर में गए और अपनी सत्ता को बचाए रखें, ठीक है। और इसी सत्ता को बचाए रखने के कारण कई सारे जमींदारों ने अपनी जमींदारियाँ नीलाम करवा दी, ठीक है। जमींदारों ने स्थायी रूप से अपने आप को मालिक बनाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि जमींदारों को लगान की एक निश्चित राशि अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। अभी मैंने 70-30 का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो देनी पड़ती थी, किसानों को जमींदार को लगान देना पड़ता था, ठीक है। अब किसान जमींदार को देगा तभी तो जमींदार ऊपर देगा, मगर ऐसे में देखने को मिलता है कि किसान भी परेशान है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब किसी के यहाँ अकाल पड़ गया, किसी किसान के यहाँ सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, घर में किसी की शादी करनी है या और कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता था कि किसान जो था ना वो ज़मीन वो दे ही नहीं पाता था लगान, और लगान जब वो दे नहीं पाता था तो अंग्रेज़ कैसे ऊपर देगा लगान, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अंग्रेज़ लोग ज़मींदारियाँ जब्त कर लिया करते थे, और ज़मींदार जो था वो किसानों से क्या ही कर सकता था, तो कई बार हम देखते हैं कि ज़मींदारों की भी लड़ाई अंग्रेज़ों से हुआ करती थी, ठीक है, क्लियर। तो स्थायी बंदोबस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अब आता है महलवाड़ी। देखिए महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा कि गांव को राजस्व संग्रह की एक इकाई बनाया जाता था, यानी कि पूरा का पूरा गांव ना एक, ये मान लो एक टैक्स का पूरा गांव बनाया जाता था, और गांव के जो प्रमुख होते थे उनको महलवार यानी लगान एकत्र करने का मौका देते थे अंग्रेज, और अंग्रेज सरकार को देने का जिम्मा था, और किसानों को महलवार को लगान देना पड़ता था। एक तरह से ये भी जमींदार हुआ करते थे, मगर जमींदार नहीं हुआ करते थे, ये गाँव के एक तरह से मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। और इनके पास बड़े बड़े महल होते थे, इसीलिए इस प्रथा को महलवाड़ी सिस्टम बताया गया। इसके अंदर महलों को ना जब्त कर लिया जाता था, जैसे जमींदारी को जब्त कर लिया जाता था ना स्थायी बंदोबस्त में, वैसे ही महलवाड़ी में महलों को जब्त कर लिया जाता था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, तो इन दोनों में डिफरेंस बता दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि में कैसे योगदान दिया। कि अंग्रेजी शिक्षा क्या है। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि में ऐसे योगदान दिया कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के बारे में जागरूक किया। देखिए, क्योंकि देखिए अगर इंसान बाहर गया, विदेश में जाके पढ़ेगा, तो उसको वहाँ के कानून समझ में आएंगे, और वहाँ के कानून जब समझ में आएंगे तो यहाँ वापस आके क्या बोल सकते हैं कि आपके कानून हम लोगों को पता है, और हम उस हिसाब से आंदोलन करेंगे ताकि आप जेल में डाल ही ना पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में पढ़ के आए, ब्रिटेन में पढ़ के आए, तो उन लोगों को, उनको जो था ना, वो हर तरह के कानून को जानते थे, इसीलिए ज़्यादा दिनों तक जेल में अंग्रेज भी उनको नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनको सारा कानून पता था कि किस बिहाफ पे उनको डाल सकते हैं। इसलिए वो सारे आंदोलन करते थे, वो भी अंग्रेज़ों के अंडर में करते थे, मतलब कानून के अंडर में करते थे, ठीक है, कानून के बियॉन्ड नहीं जाते थे, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला तो ये है। दूसरा है, भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा का उपयोग राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए किया, ठीक है। तो भारत के अंदर भारतीय जो थे ना, उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए ही अंग्रेजी भाषा का क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रसार किया, ठीक है, प्रचार प्रसार। एंड द लास्ट इज, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों का एक वर्ग तैयार किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया, भारत के जो बहुत ज़्यादा विद्वान लोग थे ना, ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, यहाँ बी आर अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये सारे विदेश से पढ़ के आए थे। तो कहीं ना कहीं इनके कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती है, राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़, देश में अंग्रेजी भाषा की सफलता के लिए कई कारणों की जाँच कीजिए, ठीक है। कई कारण हैं, उनमें से कुछ कारणों की जाँच कीजिए। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सो लास्ट क्वेश्चन था हमारे सामने, देश में अंग्रेजी भाषा की सफलता के लिए कारणों की जांच करें। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया गया, ठीक है। यानी अंग्रेजी भाषा जो है ना, उसको शिक्षा और प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आज की डेट में भी अगर आप IAS IPS बनते हैं या कोई भी बड़ी रैंक पे जाते हैं तो आपको अंग्रेजी आनी कंपलसरी है, ये भी आप लोग जानते हैं। हिंदी में तो आप कितने भी अच्छे हो हिंदी में, मगर आप लोगों को दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश आनी अनिवार्य है। और कहने को 250 साल बाद की बात कर रहा हूँ, और उस समय तो सिर्फ अंग्रेजी ही थे। तो सोचिए उस समय किस लेवल पे अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, इंग्लिश की, ठीक है। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, शिक्षा और प्रशासन की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी भाषा का व्यापक प्रचार किया गया, ठीक है। और ये मैंने अभी जस्ट बताया कि उस समय में तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ लोग चाहते थे कि भाई बाहर से कार्यकर्ता को लेकर आऊँ। फॉर एग्जांपल, बाहर से अगर मैं कर्मचारियों को लेकर आता हूँ तो वो 100 रुपये ले लेंगे, 150 रुपये ले लेंगे, मगर इंडिया के ही लोगों को अगर मैं अंग्रेजी सिखा के इस काम में लगा दूँ तो फिर तो पैसा ही पैसा है बहुत सारा, है ना, जाहिर सी बात है पैसा ही पैसा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों ने भी दिमाग लगाया और यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया, ताकि क्या था, इससे एक होती ना उम्मीद लोगों के अंदर कि हाँ अंग्रेज़ भी हमारे साथ मिलके काम करते हैं, तो ये उम्मीद कहीं ना कहीं उनके अंदर आ गई थी, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी भाषा का महत्व और बढ़ गया, ठीक है। अब वैश्वीकरण के कारण तो आज की डेट में आप देख लीजिए, मैकडी से लेकर बर्गर किंग तक, ठीक है, KFC तक, ये सब क्या है, ये सब अंग्रेज़ों के तो है, ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमें भी बोल दिया कि वेस्टर्न कल्चर को हमें अपनाना पड़ेगा, वेस्टर्न चीज़ों को लेना पड़ेगा, ठीक है, उनके प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, उनकी भाषा को बोलना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी और इन्फीरियर यानी घटियापन देखने को मिलता है हमारी भाषा के अंदर, ठीक है। आज की डेट में देख लीजिए, कोई हिंदी बोल रहा है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, मगर जो इंग्लिश बोल रहा है उसको इंपॉर्टेंस अलग लेवल पे मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की सोच थी, और वो सोच आज 250 साल बाद भी हमें देखने को मिल
मिलती है, ठीक है। आज ज़्यादा प्रासंगिक है, यानी कि आज ज़्यादा कंपलसरी है इस चीज़ पे काम करना, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। यानी कि भारत में अंग्रेजी मीडियम जो होता है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसकी शुरुआत की अंग्रेज़ों ने, और इंग्लिश मीडियम में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में बिगड़े। जैसे आज के डेट में भी देख लो कि गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन प्राइवेट स्कूल में हर बच्चा पढ़ता ही पढ़ता है। मैंने कहा कि आज की डेट में भी आप देखिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जो वो है ना डिमांड, वो आज भी बहुत ज़्यादा है। कहने को सरकारी स्कूलों की भी स्थिति बदलती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, मगर आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं पेरेंट्स द्वारा बच्चों को बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी भाषा की सफलता ही है, और हमारे देश के अंदर ये अंग्रेजी भाषा बहुत ज़्यादा सफल हो चुकी है। और ये थे आपके टॉप 6 क्वेश्चन, और इस टॉप 6 क्वेश्चन के अंदर से गारंटी है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आने का, चाहे वो ऑन डिमांड हो या पब्लिक एग्जाम हो, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उससे मैसेज करके भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट या फिर इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।